हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आप सभी का घटना चक्र की सीरीज में स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम घटना चक्र को डिस्कस कर रहे हैं और आज की क्लास में हम ज्योग्राफी के घटना चक्र को डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो आज आपकी ज्योग्राफी के घटना चक्र की पहली क्लास है। इसके अलावा आपको बता दें कि ज्योग्राफी के घटना चक्र के अलावा हम पॉलिटी के घटना चक्र को भी कवर कर रहे हैं। तो पॉलिटी के घटना चक्र पर भी आपकी एक क्लास ऑलरेडी आ चुकी है, इसे भी हमने अभी डिस्कस करना स्टार्ट किया है। तो आपको इन दोनों घटना चक्र को काफी अच्छे से कवर करते हुए चलना है। देखिए, हम साइड बाय साइड आपके ज्योग्राफी के घटना चक्र को भी स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलिटी का ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है, ताकि आपका सिलेबस जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके और जल्दी से जल्दी कवर हो सके। क्योंकि दोस्तों, अभी आपके काफ़ी सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स की डेट डिक्लेयर कर दी गई है। 17 मार्च को आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स होने वाला है, इसीलिए काफ़ी कम टाइम आपके पास बचा है। और आप सभी को पता है कि घटना चक्र यूपी पीसीएस के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप घटना चक्र को काफ़ी अच्छे से कवर करते हैं तो आपके प्रीलिम्स क्लियर करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपको घटना चक्र को काफ़ी अच्छे से करना है। करंट अफेयर के सेक्शन को आपको काफ़ी अच्छे से करना है, क्योंकि यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में 30 से 40 प्रश्न आपके करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं। इसीलिए अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हैं तो आप घटना चक्र काफ़ी अच्छे से कर लीजिए और करंट अफेयर को अच्छे से करिए। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ आप कर सकते हैं, आपको टेस्ट पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं और उसका एनालिसिस करना है। आपको देखना है कहाँ आप गलती करते हैं, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका वीक है, जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा गलती करते हैं, तो उसे आपको इम्प्रूव करना है। उस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और उन गलतियों को आपको सुधारना है। चलिए, आज से हम ज्योग्राफी के घटना चक्र को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको इसके पहले इंडेक्स को हम दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका सामान्य भूगोल का घटना चक्र है। देखिए, भूगोल को आप दो पार्ट में यहाँ पर बांट सकते हैं। एक है आपका भारत का भूगोल और दूसरा है आपका विश्व का भूगोल। तो दो पार्ट में आपने ज्योग्राफी को यहाँ पर बांट दिया। आपको इंडियन ज्योग्राफी को यहाँ पर कवर करना होगा और देन वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी यहाँ पर कवर होगी। दोनों को आपको काफ़ी अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है, क्योंकि ज्योग्राफी से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, जिसके कारण उनका प्रीलिम्स नहीं हो पाता है। देखिए, यहाँ पर आप इसके घटना चक्र को, इसके इंडेक्स को देख सकते हैं, कौन कौन से चैप्टर यहाँ पर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका इंडियन ज्योग्राफी है। इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहला चैप्टर है आपका सामान्य परिचय। यहाँ पर आपको भारत का सामान्य परिचय दिया जाएगा। भारत के सामान्य परिचय में आपका क्या सब आता है? क्षेत्रफल आता है, अक्षांशीय विस्तार आता है, भारत एवं कर्क रेखा, मानक समय, दूरस्थ बिंदु और सीमावर्ती देश। ये इंडिया का एक नॉर्मल सा जनरल इंट्रोडक्शन है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जिन्हें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। दूसरा चैप्टर आप देख सकते हैं। दूसरे चैप्टर में भारत का भौतिक विभाजन किया गया है और भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत आपको कवर करना होता है भारत के प्राकृतिक प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां, पर्वत चोटियां, घाटियां, दर्रे, हिमरेखा एवं हिमनद, पठार और तटीय भाग। तटीय भाग में आपको भारत की तट रेखा, पूर्वी एवं पश्चिमी तट, द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह और अरब सागर के द्वीप समूह। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके, ये आपके दूसरे चैप्टर के अंडर, यानी कि भारत के भौतिक विभाजन के अंदर ये कवर होंगे। तो आपको इन्हें काफ़ी अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर आप इसका इंडेक्स देख पा रहे होंगे। ये सभी चैप्टर्स हैं जिन्हें आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम आज की क्लास में इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर आपको बता दिया है। भारत के भूगोल में भारत का आज सामान्य परिचय से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसे हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इसके अलावा दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता दें, इंडियन ज्योग्राफी जैसे ही आपकी कंप्लीट होगी, देन हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसीलिए आपको कंटिन्यू डेली रेगुलर इन क्लासेस को फॉलो करना है। अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं और घटना चक्र पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, तो आपको रेगुलर क्लासेस को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करना है। क्लास को लाइक और कमेंट भी ज़रूर करना है, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए,
सबसे पहला चैप्टर है आपका भारत का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में सबसे पहले हम क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चंस क्षेत्रफल से पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहा होगा। देखिए, ये सबसे पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, और आज आपकी ज्योग्राफी की पहली क्लास है, इसीलिए रेगुलर अभी आपको फॉलो करना है डेली। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही हैं? तो यहाँ पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। सबसे पहला कथन आपके सामने दिया गया है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। दूसरा कथन है, यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। तीसरा है, समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। और चौथा कथन है, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो 4 कथन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आपको सही उत्तर का यहाँ पर चयन करना है भारत के बारे में। देखिए, इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर 2 और 4 कथन ही सही दिया गया है, बाकी गलत है। देखिए, दूसरा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपका 2 और 4 कथन ही सही दिया गया है। दूसरे कथन में कहा गया है, यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग कवर करता है। तो ये कथन यहाँ पर आपका भारत के संदर्भ में सही है। चौथा कथन है, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ये कथन भी यहाँ पर आपका सही दिया गया है। जबकि पहला कथन और तीसरा कथन यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। गलत क्यों है, अभी आप देख सकते हैं। देखिए, चलिए एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन सा बड़ा देश है? 7वां बड़ा देश है, ये आपको याद रखना है। जबकि यहाँ पर देखिए, ऑप्शन में आपको क्या कहा गया था, क्या भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। तो इसी कारण से ये गलत हो जाता है आपका। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ये गलत क्यों है, क्योंकि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। जबकि उष्ण कटिबंध क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः कथन 1 और 3 आपका गलत हो जाता है। भारत स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4 भाग कवर करता है और 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपने काफी कुछ सीखा होगा, काफी सारे पॉइंट्स हैं जो आपने लर्न किए होंगे। तो हर एक क्वेश्चन से इसी प्रकार से आपको सीखते हुए चलना है, चीजों को याद करते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो ये चीज अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में देखी थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 7वां। आप सभी को पता है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो ये चीज हमने अभी देखी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस आपसे रिपीट कर पूछे जाते हैं, बार बार सेम क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को काफी अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए। इन क्वेश्चंस को आपको गलत किसी भी हालत में नहीं करना है। चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, ये आप सभी को पता है। परंतु इसकी यहाँ पर देखिए जनसंख्या कितनी कवर करता है। तो भारत कितनी जनसंख्या कवर करता है संपूर्ण मानव जाति की? तो भारत संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या को कवर करता है। ये आपका बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। तो ये चीज आपको याद रखनी है।
5वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए हैं वो गलत दिए गए हैं। आप देख सकते हैं वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में गांवों की संख्या लगभग 6,40,932 है। इसीलिए यहाँ पर इनमें से कोई भी आंसर यहाँ पर सही नहीं दिया गया है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन डी। देखिए, भारत में राज्यों की संख्या 26। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। बाकी जो 3 जोड़े दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं बताया था क्या भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। दूसरा था भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, ये भी एकदम सही है। तीसरा था भारत का रेखांशीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, तो ये भी आपका सही है। गलत क्या दिया हुआ था यहाँ पर, भारत में राज्यों की संख्या 26। तो आपको पता है भारत में राज्यों की संख्या 26 तो कभी नहीं थी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा और आपसे गलत ही यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है। देखिए एक बार फिर से देखिए, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसकी मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का, ये आपको याद कर लेना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक, तथा देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप देख सकते हैं 27 राज्य भारत में नहीं बल्कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? यहाँ पर आपको गलत कथन का चयन करना है। सबसे पहला कथन है भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो ये कथन तो आपका सही है। दूसरा है भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, तो ये भी आपका सही दिया गया है। चौथा है सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, तो दोस्तों ये कथन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि आपसे गलत पूछा गया था और ये कथन आपका गलत है। गलत क्यों है चलिए बताते हैं। देखिए, भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है, जबकि वहां पर आपको मिजोरम राज्य दिया गया था, इसीलिए वो कथन आपका गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये आप सभी को बार बार बताया जा रहा है, इस पॉइंट को आपको मिस नहीं करना है। इसके अलावा भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात विश्व का दूसरा राष्ट्र है और इसकी भूमि सीमा का विस्तार कितना है, ये पॉइंट आपके लिए नया है, इसीलिए आपको याद कर लेना है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका जो भारत के क्षेत्रफल से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए थे, इन्हें हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अभी आप देख सकते हैं भारत के परिचय से ही एक दूसरा चैप्टर है, यहाँ पर सब टॉपिक आप इसे मान सकते हैं, अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार से कौन कौन से क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं इन्हें हमें देखना है। चलिए फिर देखते हैं। देखिए, भारत के अक्षांशीय विस्तार से सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत विस्तृत है, आपको बताना है भारत कितने उसमें विस्तृत है। सही आंसर यहाँ पर देखिए डी है आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर कोई भी आंसर आपका सही नहीं दिया गया है। तो सही क्या है, सही आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरों के मध्य है। इसे आपको काफी अच्छे से लर्न कर लेना है। ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दिया गया है। अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 से पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, तो ये देशांतरीय विस्तार है। इसके अलावा कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, ये पॉइंट आप सभी को पता होगा, ठीक है, इसीलिए इस चीज को आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है?
आपको बताना है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश और कौन से राज्य से होकर गुजरता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। देखिए सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान। आपको ध्यान देना है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर भी गुजरती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तीसरा क्वेश्चन है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा है। आपको बताना है सही आंसर ऑप्शन बी है, जैसलमेर। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर जिले से होकर गुजरती है। तो इस प्रकार से आपसे अक्षांश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने अक्षांश से कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उसे हमने देखा है। अभी तीसरा सब टॉपिक है आपके सामने, भारत एवं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इन्हें आपको यहाँ पर समझना है। चलिए देखते हैं। देखिए कर्क रेखा से आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। सही आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, बिहार। झारखंड भी पहले बिहार का ही भाग था, ये चीज आपको पता होगी। तो कर्क रेखा बिहार राज्य से होकर गुजरती है। देखिए ये आपका 1990 का क्वेश्चन है, ये चीज़ भी आपको देखते हुए चलना है। तो अगर कोई चीज़ अपडेट हो चुकी है या फिर, तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि उस टाइम पर झारखंड बिहार का पार्ट था, लेकिन अभी झारखंड बिहार से अलग राज्य बन चुका है। ठीक है, देखिए कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल 8 राज्य। सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बिल्कुल बीचों बीच से कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहां से भारत से कर्क रेखा गुजरती है। अतः वर्तमान में उपयुक्त दिए गए विकल्पों में कोई भी सही नहीं है। अगर वर्तमान संदर्भ की हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी बिहार आपका सही नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान में सही कौन सा राज्य होगा, झारखंड। तो झारखंड वर्तमान में सही होगा। ठीक है, किंतु प्रश्नकाल में झारखंड बिहार का ही भाग था, जैसा कि आपको बताया, तो झारखंड यहाँ पर सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। आपको बताना है, देखिए यही आपसे बार बार पूछा जाता है कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, इसीलिए आपको सिंपल वे में कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है और इन 8 राज्यों के नाम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं और आपको मैप में भी देखना है कि 8 राज्यों से कैसे कैसे गुजर रही है, कहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन ए है। 1, 2 और 4 यहाँ पर सही दिए गए हैं, जबकि 3 ये आपका गलत है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से, छत्तीसगढ़ से और झारखंड से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने फिर से पूछा गया है कि कर्क रेखा गुजरती है। सही आंसर सभी से, मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, ये तीनों यहाँ पर सही दिए गए हैं। इन सभी से कर्क रेखा आपकी गुजरती है। चौथा क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 8। तो 8 प्रदेशों से होकर कर्क, आपको पता है 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है कौन सा है। सही आंसर आपका ऑप्शन डी है, झारखंड। तो झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। छठा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। सही आंसर ऑप्शन सी है, मणिपुर। तो मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जबकि त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और मिजोरम से गुजरती है। सातवां क्वेश्चन है, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, गांधीनगर। तो कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर कौन है, गांधीनगर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए दूरी के अनुसार कर्क रेखा से सबसे कम अक्षांशीय अंतर पर गांधीनगर है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है आपका, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है। तो सही आंसर बी है, कोलकाता। कोलकाता कर्क रेखा के निकट पड़ता है इन सभी नगरों में। जैसा कि आप देख सकते हैं कोलकाता 22 डिग्री 30 उत्तर में स्थित है। नौवां क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। सही आंसर ऑप्शन डी है, 23 डिग्री 30 उत्तर।
तो ये एक महत्वपूर्ण अक्षांशीय रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। 10वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी मणिपुर। तो मणिपुर राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये चीज आप देख सकते हैं। 11वां क्वेश्चन है आपके सामने, जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? सही आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली। तो जून माह में दिल्ली की दिन की अवधि अधिकतम होती है। देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं, सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। ये आप सभी को पता है कि भारत में गर्मी के दिनों में जब सूर्य उत्तरायण होता है तब भारत में गर्मी पड़ती है, और इन दिनों भारत में जो दिन की अवधि है वो बढ़ती है, बड़ी होती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्प में सबसे उत्तर में है, अतः यहाँ दिन की अवधि अधिकतम होगी। 12वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नांकित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है? सही आंसर है ऑप्शन ए जबलपुर। तो कर्क रेखा के सबसे निकट आपका जबलपुर शहर है। ठीक है, तो ये आपके स्थान दिए गए हैं और ये अक्षांश इनके बताए गए हैं कि ये कहाँ पर स्थित है, तो आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को दो बार पार करती है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। निम्न में भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? एक माही नदी आपको दी गई है, चंबल नदी है, तीसरा नर्मदा, और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा माही नदी। आपको याद रखना है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो ये आपका माही नदी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका तीसरा सब टॉपिक। चौथा टॉपिक आपको दिया गया है मानक समय। तो मानक समय से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए सबसे पहला क्वेश्चंस है आपकी स्क्रीन में, आप देख पा रहे होंगे। देखिए ये सबसे पहला क्वेश्चन है, जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्ध रात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 172 डिग्री 30। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी 2 घंटे का अंतराल होगा। ये यूपीपीसीएस 1992 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, गुजरात का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 4 पूर्व से 74 डिग्री 4 पूर्वी देशांतर के मध्य तथा अरुणाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार 91 डिग्री 30 पूर्व से 97 डिग्री 30 पूर्व है। अतः गुजरात के पश्चिम एवं अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के मध्य देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री 26 है। चूंकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, इसलिए 29 डिग्री 26 गुना 4 लगभग 118 मिनट का अंतराल, यानी कि लगभग 2 घंटे का अंतराल होगा। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है आपके सामने, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। दूसरा कथन है, औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। तीसरा कथन है, बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। तो 3 कथन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आपको सही कथन यहाँ पर चुनना है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 2 और 3 कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो देखिए दूसरा कथन कहता है कि औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है, तो ये कथन आपका सही है। तीसरा, बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है, तो ये कथन भी आपका सही हो जाएगा। ये आईएएस की प्रीलिम्स 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग शहरों की देशांतरीय स्थितियां दी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 4th क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा रीवा। रीवा जो है आपका भारतीय मानक समय के देशांतर के सबसे ज्यादा निकट है।
देखिए, पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी था 10:38 पूर्वाह। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्या है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी था 14 यहाँ पर .30। तो ये आपका सही आंसर था। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। सही आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र से, जबकि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से भारतीय मानक समय की याम्योत्तर गुजरती है। किससे नहीं गुजरती है ये आपको बताना था, तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। यह महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तेलंगाना से भी यह रेखा नहीं गुजरती है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। आठवां क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 किस नगर से होकर गुजरती है? सही आंसर है ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 पूर्वी इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज से होकर गुजरती है। नौवां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी 82 डिग्री 30 पूर्वी। इसे आप सभी जानते होंगे। देखिए, 10वां क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए इलाहाबाद, नैनी। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है। तो इनमें कितने का अंतर पाया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं। 12वां क्वेश्चन है आपके सामने, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लगभग 7 बजे प्रातः। तो इसे आपको ध्यान रखना है। 13वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए बंगलुरु। आप देख सकते हैं। देखिए, दिल्ली का देशांतरीय विस्तार 76 डिग्री 50 पूर्व से 77 डिग्री 22 पूर्व के मध्य है। वह शहर दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित होगा, जिसका देशांतरीय अंतर दिल्ली से सबसे कम होगा। तो इसीलिए सही आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बंगलुरु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी फ्रेंड्स यहाँ पर आपके जो भारतीय मानक समय से रिलेटेड क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए थे, आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि किस प्रकार से मानक समय से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दूरस्थ बिंदु। दूरस्थ बिंदु से कौन कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं, इन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो आपको बताना है यहाँ पर। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ा निकोबार। तो बड़ा निकोबार पर भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहां पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बड़ा निकोबार। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि क्वेश्चंस आपसे बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है आपका, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के राज्यों में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश एवं सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा 68 डिग्री 7 पूर्व गुजरात में। तो भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु गुजरात में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गुहार मोती गुजरात में स्थित है। छठा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ। तो लखनऊ सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। सातवां क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं?
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कन्याकुमारी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। तो यहाँ पर हमने तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारत के सीमावर्ती देश, जहां से आपसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए इन्हें देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। दूसरा कथन है पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। तीसरा है मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं, इनका सही आंसर आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। इसका मतलब 1 2 3 यहाँ पर सभी कथन आपके सही हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? सही आंसर है ऑप्शन सी मणिपुर। तो मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा जो है आपकी बांग्लादेश से लगती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा नागालैंड। चौथा क्वेश्चन है बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ये बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी मेघालय। तो मेघालय की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं। छठा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? सही आंसर है ऑप्शन सी बिहार। तो बिहार की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्रण संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर जो नीचे 1 2 3 पर सूचीगत हैं विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे कौन से हैं? सैन्य दलों का विनियोजन, सीमा विवाद का निपटारा, नदी जल का बंटवारा। तो यहाँ पर ये मैप आपको दिया गया है। देखिए ए बी सी ये आपको बताया गया है। आपको बताना है कि कौन कौन से मुद्दे यहाँ पर इनसे रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस के तहत वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिसमें सरक्रीक की समुद्री जल सीमा, सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल एवं वुल्लूर बैराज तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था। तो ए क्षेत्र आपका सरक्रीक क्षेत्र को दर्शाता है, बी नियंत्रण रेखा क्षेत्र को दर्शाता है और सी आपका सिंधु नदी क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। आठवां क्वेश्चन है आपका, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? सही आंसर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए असम। तो असम राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। 10वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। तो इन राज्यों का समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, गुजरात सीमा बनाते हैं। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। 11वां क्वेश्चन है आपके सामने, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम और बिहार। तो नेपाल के साथ सिक्किम बिहार राज्य का युग्म बनाते हैं।
इसके अलावा नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले अन्य भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल। 12वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। वहीं सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर। 13वां क्वेश्चन है आपका, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। सही आंसर है डी, रेडक्लिफ रेखा के द्वारा। तो भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेडक्लिफ रेखा के द्वारा किया गया है। 14वां क्वेश्चन है, रेडक्लिफ रेखा कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के साथ डूरंड लाइन सीमा निर्धारित करती है। इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डूरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौते के माध्यम से किया गया था। 16वां क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। सही आंसर है ए, अध्यारोपित सीमा का। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। 17वां क्वेश्चन है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा करती है। इस रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। 18वां क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। ऑप्शन ए, भारत और चीन के बीच। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको इन्हें अच्छे से लर्न कर लेना है। 19वां क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पाक जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य के द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। 20वां क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम। तो भारत के सिक्किम की सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। 21वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। 22वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। सही आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल, पाकिस्तान, चीन तथा बांग्लादेश। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने भारत के सामान्य परिचय से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ये आपका घटना चक्र का पहला चैप्टर था जो अभी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो पहला चैप्टर यहाँ पर आपका कंप्लीटली समाप्त हो जाता है। अभी ये आपका दूसरा चैप्टर है, भारत का भौतिक विभाजन। देखिए सबसे पहला भौतिक विभाजन में हमारा सब टॉपिक है भारत के प्राकृतिक प्रदेश। तो भारत के प्राकृतिक प्रदेश से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस है अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। आपको इन क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से देखना है, समझना है और जो आपको नहीं आता है उसे आपको लर्न करने की भी कोशिश करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। तो आपको बताना है कि जो भारतीय स्थलपिंड सरका है वो कहाँ का था, वो कहाँ को सरका है, उत्तर को सरका है या दक्षिण को सरका है या पूर्व को या पश्चिम को। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, उत्तर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भारत से उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड कहाँ को सरका है, उत्तर को सरका है। तो यहाँ पर आपको इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए
महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। तो आप सभी ने ज्योग्राफी में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को जरूर पढ़ा होगा। तो इसी के अनुसार आपकी ये थ्योरी थी। दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं, सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, तो इसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड, देखिए भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। तीसरा क्वेश्चन था आपका, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए ये 1996 का क्वेश्चन है, ठीक है, हो सकता है ये चीजें अभी ना हो। तो उस टाइम पर 1996 के टाइम पर इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए था। इसे आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि अभी भारत को 6 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत को 1996 में, यानी कि उस टाइम पर भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता था। एक आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा तट एवं द्वीप। लेकिन अभी भारत को 6 उपभौतिक भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है एनसीईआरटी के अनुसार। तो एनसीईआरटी में अभी भारत को 6 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, तराई क्षेत्र में। तो उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। देखिए पाताल तोड़ कुएं क्या होते हैं, ये क्वेश्चन 2006 का है। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कूप में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है। देखिए सबसे पहला कथन है आपके सामने, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। तो ये आपको बताना है क्या ये कथन सही है। दूसरा कथन है, कश्मीर घाटी की रचना एक समभूमिति में हुई है। तीसरा कथन है, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। चौथा कथन है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो 4 कथन यहाँ पर आपको दिए गए हैं भारत की भू आकृति के बारे में। ये क्वेश्चन बीपीएससी में 2005 में पूछा गया था। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए। यहाँ पर 1, 2, 3 जो कथन दिया गया है वो आपका बिल्कुल सही है और चौथा कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। देखिए चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, आपको समझ जाएगा। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का आउटलायर है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। अतः कथन 1 आपका सही है। दूसरा कथन था, कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभूमिति में हुई है। तो ये कथन भी आपका सही है। स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगर्त पैदा हो गया। यह अग्रगर्त एक विशाल भूसन्नति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे भरता रहा। बाद में इसी में विशाल मैदानों का निर्माण हुआ, इसीलिए तीसरा कथन आपका सही है। चौथा कथन था, देखिए चौथा, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है। वहां पर आपको कथन में चीनी प्लेट बताया गया था, जो कि ऐसा नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन 4 यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 1 मिनट।
देखिए छठा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको असत्य कथन यहाँ पर पहचानना है। यहाँ पर आपका इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। तो ये जो कथन यहाँ पर दिया गया है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, ये यहाँ पर गलत कथन दिया गया है और आपसे गलत कथन ही पूछा गया था। बाकी के कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो इस चीज को आप एक्सप्लेनेशन में अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना सैलों में पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, इसीलिए विकल्प आपका सी जो है वो गलत वहां पर दिया गया था। सातवां क्वेश्चन आपके सामने है, दो लिस्ट आपके सामने दी गई हैं। देखिए, एक तरफ लिखा है आपका दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, अरावली, नर्मदा ताप्ती, जलोढ़ निक्षेप, और दूसरी तरफ दिया गया है उत्तर नूतन, प्री कैम्ब्रियन, क्रिटेशियस, आदि नूतन, कैम्ब्रियन या अत्यंत नूतन। आपको बताना है ये सारी चीजें कौन से इन टाइम पीरियड से मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका चीजें सही दी गई हैं। देखिए, इस चीज को आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक मिनट, देखिए जो दक्कन ट्रैप है ये आपका किससे मैच होगा? तो दक्कन ट्रैप आपका ए मिलेगा आपका 3 से, यानी कि क्रिटेशियस आदि नूतन काल से आपका दक्कन ट्रैप मिलेगा। दूसरा है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट आपका 1 से मिलेगा, उत्तर नूतन से। तीसरा है अरावली, अरावली आपका प्री कैम्ब्रियन से मिलेगा। और नर्मदा ताप्ती जलोढ़, नर्मदा ताप्ती जो है जलोढ़ निक्षेप, ये आपका किससे मिलेगा? 5 से। तो ये आपका अत्यंत नूतन से मिल जाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है आपके सामने, केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है। तो केरल का कुट्टानाड किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, ये चीज आपको यहाँ पर बतानी है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा और ऑप्शन बी है आपका भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। तो केरल का कुट्टानाड किस लिए प्रसिद्ध है? यह भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। देखिए, केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? आपको बताना है कौन सा मरुस्थल है। सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र या मध्य भारत क्षेत्र। सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु क्षेत्र आपका यहाँ पर मरुस्थल है। कैसे है चलिए समझते हैं। देखिए, भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। 10वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रोहतास। तो रोहतास धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। देखिए, बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें मुंगेर, नवादा एवं जमुई जिले शामिल हैं। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विंध्यन भूस्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? सही आंसर है ऑप्शन डी, गोंडवाना। तो गोंडवाना चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो दोस्तों, दूसरा टॉपिक है यहाँ पर आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अभी हम उत्तर के पर्वतीय प्रदेश से जितना भी आपसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछा गया है, इन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरा टॉपिक है आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अभी उत्तर के पर्वतीय प्रदेश से जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछा गया है, इन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं इनसे किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। देखिए, यहाँ पर आपका ये पहला क्वेश्चन दिया गया है। बस 1 मिनट, अभी देख रहे हैं कि कहाँ पर है। देखिए 1 मिनट।
देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर आपको कथन और कारण में क्वेश्चन पूछा गया है। कथन है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। इसका कारण बताया गया है, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। इसका सही आंसर यहाँ पर फ्रेंड्स बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ए और आर यहाँ पर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो यहाँ पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखिए, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी होती हैं। इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमानियों में स्थित होना है। तो प्रमुख कारण क्या बताया गया है, इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमानियों में स्थित होना। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। अतः कथन कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर चुनें। कथन कारण में क्वेश्चन है। कथन है, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं। कारण है, हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही पुष्टि भी करता है। तो जैसा कि अभी आपने एक्सप्लेनेशन में देखा था, ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो यहाँ पर आपको प्राचीनतम श्रेणी बताना है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, वृहद हिमालय श्रेणी। तो वृहद हिमालय श्रेणी ये आपकी एक प्राचीनतम श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। इसका आप देख सकते हैं। सबसे पहला कथन है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। तीसरा, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। 1, 2, 3 यहाँ पर सही कथन दिए गए हैं। तो यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। एक तो देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। दूसरा, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। तीसरा, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो यहाँ पर सभी कथन आपका सही दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए पांचवा क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ पांचवा क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, भाबर। तो उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। ये यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स 2007 में पूछा गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तिस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमावों से निर्मित मेखला है। इसीलिए डी आपका सही आंसर होगा। छठा क्वेश्चन है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। सही आंसर है ऑप्शन बी, शिवालिक। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है। यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित हैं। सातवां क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है। सही आंसर है ऑप्शन सी, हिमालय। आठवां क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन डी, सैनोजोइक काल में। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसीन अर्थात सैनोजोइक युग में हुआ था। नौवां क्वेश्चन है, शिवालिक, देखिए ये क्वेश्चन आपका डिलीट कर दिया गया है, इसलिए इसे हम नहीं देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। तो 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, सतलज तथा काली नदी। तो कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। देखिए, कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, काली और तिस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय, तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। 11वां क्वेश्चन है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। सही आंसर है ऑप्शन सी, गिरिपद की स्थिति का। भाबर मैदान शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु
से पूरब में तिस्ता के बीच फैला हुआ है। 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में इस मैदान का निर्माण कंकड़ व बजरी के जमाव से हुआ है। 12वां क्वेश्चन है आपके सामने, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। तो निम्नलिखित को देखेंगे, देखिए गहरे गड्ढे, घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां या फिर भूसंखलन के लिए उत्तरदायी तीर व ढाल प्रवणता। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन डी है। तो यहाँ पर चारों कथन आपको सही दिए गए हैं। दोस्तों, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। क्या सब? गहरे खड्ड को देखेंगे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग देखेंगे, समानांतर पर्वत श्रेणियां देखेंगे और भूसंखलन के लिए उत्तरदायी तीर व ढाल प्रवणता को भी देखेंगे। तो ये सभी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है। नीचे दिए हुए जम्मू और कश्मीर के मानचित्र की जांच करें। यहाँ पर आपको ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, 1 2 3 4। इस मैप में ये जम्मू कश्मीर का मैप है। आपको बताना है 1 2 3 4 से अंकित पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं। देखिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ये जो आपको पॉइंट दिखाए गए थे ये आपकी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियां हैं। देखिए, तो जम्मू कश्मीर के दिए गए उपयुक्त मानचित्र की 1 2 3 4 से अंकित पर्वत श्रेणियां इस प्रकार हैं: कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी। 14वां क्वेश्चन है आपके सामने, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। तो लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, शिवालिक और महान हिमालय। लघु हिमालय शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य में स्थित है। हिमालय का अनुदैर्घ्य विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है। तो ये हैं आपके ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। 15वां क्वेश्चन है आपके सामने, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय। देखिए, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों में सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणी है, उसके बाद उत्तर की ओर क्रम से लघु या मध्य हिमालय एवं महान हिमालय है। 16वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, शिवालिक। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो कि नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। 17वां क्वेश्चन है, अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला और कराकोरम पर्वत श्रृंखला। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। देखिए, दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम से धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और कराकोरम स्थित है। कराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित हैं, जबकि धौलाधर पर्वत श्रृंखला लघु या मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित है। 18वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर की क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? आपको बताना है उत्तर दिशा की ओर की क्रम वाली पर्वत श्रेणी यहाँ पर कौन सी दी गई है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और कराकोरम पर्वत श्रेणी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? सही आंसर ऑप्शन बी है, पूर्व से पश्चिम की ओर। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ये आपका पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखर है और इनका ये सही क्रम दिया गया है। 20वां क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पटकोई श्रेणियां। तो पटकोई श्रेणियां ये उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, त्रिपुरा। तो पटकई पहाड़ियां असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड से संलग्न है। त्रिपुरा राज्य पटकई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। मिजो पहाड़ियां त्रिपुरा से संलग्न हैं। 22वां क्वेश्चन है आपके सामने, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती हैं, तो ये कहां पर पाई जाती हैं? इनका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, जम्मू एवं कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी आपकी जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है।
23वां क्वेश्चन है आपके सामने, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पर आपको बताना है। देखिए कथन 1 है, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। दूसरा, यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। तीसरा, यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। चौथा, यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आपको सही कथन यहाँ पर बताना है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 यहाँ पर सभी कथन सही दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग यानी कि हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ने अटल टनल का उद्घाटन किया था। 24वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्वी पंजाल। तो पूर्वी पंजाल पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। 25वां क्वेश्चन है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, वृहद हिमालय व पीर पंजाल। देखिए भारत के जम्मू और कश्मीर में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में वृहद हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। 26वां क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य है। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऑक्साई चीन का भाग है। सही आंसर है ऑप्शन डी, लद्दाख पठार। तो लद्दाख पठार ऑक्साई चीन का भाग है। 28वां क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है। सही आंसर है ऑप्शन ए, 8850 इसकी ऊंचाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 29वां क्वेश्चन है आपके सामने, हिमाचल पर्यायवाची है। तो हिमाचल सही आंसर है बी, मध्य हिमालय का। हिमाचल मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। हिमालय उपयुक्त में से मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। 30वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। दूसरा कथन है, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। तीसरा कथन, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। केवल 3 कथन यहाँ पर आपका सही दिया गया है। देखिए भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा हैं। इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। अतः हिमालय का 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में फैला हुआ है। इस प्रकार इसका विस्तार 6 राज्यों में है। पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा चिल्का के बाद लैगून है। इसका विस्तार तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। इसीलिए व्याख्या अनुसार कथन 1 एवं 2 आपके गलत है और 3 आपका सही है। 31 क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। 32 क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्न में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है। सही आंसर है ऑप्शन सी, हिमालय श्रेणी। देखिए हिमालय श्रेणी नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है तथा यह दिए गए विकल्पों में नवीनतम श्रेणी है। वहीं अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। महान हिमालय को हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है। 33 क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। सही आंसर है ऑप्शन ए, हिमाद्री श्रेणी। 34 क्वेश्चन है आपके सामने, नीचे 2 कथन है, कथन और कारण। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कारण, हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्कर्म क्षेत्र अवस्थित है। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, कथन तथा कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट। 35 क्वेश्चन है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। सही आंसर है ऑप्शन ए, सरोवरीय मैदान का। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन
सरोवरीय मैदान का सुंदर उदाहरण है। देखिए, पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है। कश्मीर घाटी एवं इम्फाल बेसिन इसके उत्तम उदाहरण हैं। 36 क्वेश्चन है आपका, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। सबसे पहला, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। दूसरा, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। तीसरा, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। केवल 2 और 3 ही यहाँ पर सही दिया गया है। देखिए, केवल 2 और 3 आपका सही है कि लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। तीसरा है, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो 2 और 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखिए, 37 क्वेश्चन आपके सामने हैं। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय में करेवा भू आकृति पाई जाती है। देखिए, हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। ये तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र जाफरान केसर की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है। 38 क्वेश्चन है आपके सामने, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, तिब्बत। कैलाश पर्वत तिब्बत क्षेत्र में अवस्थित है। देखिए, कैलाश पर्वत तिब्बत चीन क्षेत्र में अवस्थित है। यह हिंदू धर्म में पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो आज की वीडियो में हमने भारत के भौतिक विभाजन से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। काफी अच्छे से यहाँ पर डिस्कस किया गया है। अभी जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां। अभी हमने उत्तर भारत की पर्वत श्रेणियों से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां। तो आज की वीडियो में ये टॉपिक आपका कंप्लीटली काफी अच्छे से कवर हो जाएगा। इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है और यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो आज की वीडियो में इसे हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। आपको पूरी वीडियो को देखना है और ध्यान से समझना है। तो अभी आपके एग्जाम का काफी कम टाइम बचा हुआ है, लेकिन जितना भी टाइम है पर्याप्त है। आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, मेहनत करते रहनी है। देखिए, अभी आपके काफी सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, जल्द ही आने वाले हैं। आपका 17 मार्च को यूपीपीसीएस का एग्जाम होने जा रहा है। इसके अलावा 11 फरवरी को आपका आरओ एआरओ का एग्जाम होने वाला है। तो ये काफी मेन एग्जाम है। इसके अलावा बीपीएससी के भी काफी सारे एग्जाम हैं। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये सीरीज आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। इसीलिए आपको ज्योग्राफी को काफी अच्छे से कवर करना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आप सभी जानते हैं कि आज की वीडियो में हम दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां और पहाड़ियों को अच्छे से कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। आपको बताना है सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। हिमालय, अरावली, विंध्य या सतपुड़ा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी है, अरावली। आपको याद रखना है, अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। देखिए, इसे आप डिटेल में भी यहाँ पर देख सकते हैं। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से होकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है। तो आप यहाँ पर ये चीज देख सकते हैं कि इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर ऊंची है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है। सही आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन ए, अरावली। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए है, राजस्थान। आपको याद रखना है, अरावली श्रेणी आपकी राजस्थान राज्य में
स्थित है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, सही आंसर ऑप्शन ए होगा अरावली। देखिए अभी तक आपने देखा कि ये क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीट करके पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। छठा क्वेश्चन है आपका, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या है, सही आंसर ऑप्शन सी होगा 570 मिलियन वर्ष अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है। सातवां क्वेश्चन है आपके सामने, देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। तो देश में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है, तो यह है आपका भारतीय प्रायद्वीपीय पठार जो कि सबसे प्राचीन है। देखिए दिए गए भौगोलिक क्षेत्रों में भारतीय प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है। यह गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना है। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है, सही आंसर ऑप्शन डी होगा अरावली। अरावली अवशिष्ट पर्वत यानी कि रेजिड्यूल माउंटेन का उदाहरण है। तो आप देख सकते हैं यह यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा अवशिष्ट पर्वत है, तो अवशिष्ट पर्वत आपका अरावली है। नौवां क्वेश्चन है आपके सामने, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए अन्नाईमुडी दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है तथा यह केरल में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। तो इन पॉइंट्स को आपको अच्छे से याद रखना है। 10वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सही आंसर ऑप्शन ए है अन्नाईमुडी। 11वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अन्नाईमुडी। 12वां क्वेश्चन है आपके सामने, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, सही आंसर ऑप्शन बी है सतपुड़ा श्रेणियां। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नया भी है। देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य क्या स्थित है, तो सतपुड़ा श्रेणियां जो हैं ये आपकी नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, इन्हें आपको ध्यान रखना है। देखिए सतपुड़ा श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी, दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है, अर्थात सतपुड़ा श्रेणियां दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। 13वां क्वेश्चन है आपका, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो आपसे उत्तर से दक्षिण की तरफ इन पहाड़ियों को सही से लगाना है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए उत्तर से दक्षिण की तरफ जो पहाड़ियां हैं ये हैं आपकी सबसे पहले नल्लामलाई पहाड़ियां, देन जवादी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां और अन्नामलाई पहाड़ियां। ये जो क्रम है ये आपका उत्तर से दक्षिण की तरफ है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर आप और अच्छे से समझ सकते हैं। नल्लामलाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं, तो आपको याद रखना है नल्लामलाई पहाड़ियां कहाँ पर हैं, यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। ये पहाड़ियां कृष्णा और पेनरू नदी के मध्य स्थित हैं। जवादी पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। तो जवादी पहाड़ियां कहां पर हैं, ये आपकी तमिलनाडु राज्य में हैं। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मेलन स्थल पर अवस्थित हैं। तो नीलगिरी पहाड़ियां कहां पर हैं, यह पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के सम्मेलन स्थल पर अवस्थित हैं। अन्नामलाई पहाड़ियां केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित हैं। ये चारों पहाड़ियां मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में क्रम से उत्तर से दक्षिण की ओर घटते क्रम में अवस्थित हैं। तो इसे आपको काफी अच्छे से याद रखना है। 14 क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। तो देखिए महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला या छोटा नागपुर पठार और खांसी की पहाड़ियां। तो उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम आपको बताना है। पश्चिम से पूर्व की ओर इसका सही क्रम ऑप्शन ए है 1 2 3 4। देखिए सबसे पहले महादेव पर्वत श्रृंखला पश्चिम में, देन मैकाल पर्वत श्रृंखला, देन छोटा नागपुर पठार और खांसी की पहाड़ियां। तो आपका 1 2 3 4 ये सही क्रम हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की तरफ। इस प्रकार से आपको इसे याद रखना है। देखिए
प्रश्न अनुसार दिए गए उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला और खासी की पहाड़ियां। महादेव एवं मैकाल श्रेणियां सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी विस्तार के रूप में स्थित हैं। इनके पूर्व में छोटा नागपुर श्रेणी तथा सबसे पूर्व में खासी की पहाड़ियां मेघालय में स्थित हैं। 15वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? सही आंसर ऑप्शन सी है नीलगिरी की पहाड़ी। तो आपको पता होना चाहिए कि नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी डोडो बेट्टा लगभग 2637 मीटर ऊंची है। तो आपको याद रखना है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडो बेट्टा, जो कि 2637 मीटर ऊंची है। इसे आपको ध्यान रखना है। 16वां क्वेश्चन है आपका, डोडो बेट्टा चोटी स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी नीलगिरी पहाड़ियों में। 17वां क्वेश्चन है आपका, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्न में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी है नीलगिरी की पहाड़ियां। तो नीलगिरी की पहाड़ियां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर स्थित हैं। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? सही आंसर ऑप्शन डी है नीलगिरी की पहाड़ियां। देखिए, नीलगिरी पहाड़ियां भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। ये कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। 19वां क्वेश्चन है आपका, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है, तो वह आपका तमिलनाडु है। 20वां क्वेश्चन है आपका, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का क्या नाम रखा गया है? ऑप्शन बी सही आंसर होगा रमन सागर पर्वत। देखिए 1995 का क्वेश्चन है, काफी पुराना क्वेश्चन ये आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? आपको यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। तो ये कथन यहाँ पर आपका सही नहीं है। जबकि पश्चिमी घाट में अन्नाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, तो ये आपका यहाँ पर सही कथन है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, सही कथन है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती हैं, ये कथन भी आपका सही है। देखिए, तो गलत कथन था आपका कि पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। तो ये कथन आपका गलत है और आपको यही चुनना था। देखिए फिर सही क्या होगा? पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण बढ़ती जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अन्नाईमुडी चोटी है, जो दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। अतः कथन बी आपका सत्य है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, इस प्रकार कथन सी भी सत्य है। दो समानांतर भागों के फैलाव से रिफ्ट घाटी या ग्राबेन का निर्माण होता है। ये घाटियां संकरी होती है। नर्मदा, दामोदर एवं ताप्ती नदियां भारतीय रिफ्ट घाटी के उदाहरण हैं। अतः कथन डी भी यहां पर आपका सत्य हो जाएगा। तो इन पॉइंट्स को आपको अच्छे से याद रखना है। 22 क्वेश्चन है आपका, भारत की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? सही आंसर ऑप्शन सी है अजंता। तो अजंता आपका केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है, अन्य का विस्तार एक से अधिक राज्यों में है। तो आप देख सकते हैं अरावली, सतपुड़ा, सहाद्री, इन सब का विस्तार एक से अधिक राज्यों में है, जबकि अजंता श्रेणी केवल एक राज्य महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित है। 23 क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? सही आंसर ऑप्शन बी होगा सहाद्री। तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट सहाद्री कहलाते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सहाद्री के नाम से जाना जाता है।
24 क्वेश्चन है आपका। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थित अनुक्रम चुनिए। तो आपको दक्षिण से उत्तर की ओर इन पहाड़ियों को लगाना है। सही आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। सबसे पहले आपका सतमला पहाड़ियां आएंगी जो कि दक्षिण में है। इसके बाद आपका कैमूर पहाड़ियां आएंगी, देन नागा पहाड़ियां और देन पीर पंजाल श्रेणी। तो आप देख सकते हैं दक्षिण से उत्तर की ओर आपको इनका क्रम लगाना है। यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम इस प्रकार है। सतमाला पहाड़ियां आपकी महाराष्ट्र में है, कैमूर पहाड़ियां मध्य प्रदेश से बिहार में है, नागा पहाड़ियां भारत म्यांमार सीमा पर हैं और पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश में है। तो इस प्रकार से दक्षिण से उत्तर की ओर इनका क्रम हो जाता है। 25 क्वेश्चन है आपके सामने। कार्डमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह हैं, सही आंसर ऑप्शन सी होगा, केरल एवं तमिलनाडु। कार्डमम पहाड़ियां केरल एवं तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित हैं। देखिए कार्डमम पहाड़ियां दक्षिण भारत में दक्षिणी पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित हैं। 26 क्वेश्चन है। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, सही आंसर ऑप्शन सी होगा, कार्डमम। कार्डमम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है जिसके कारण इन्हें इलायची पहाड़ियां भी कहा जाता है। देखिए 27 क्वेश्चन है आपके सामने। सेवराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है, सही आंसर ऑप्शन डी होगा, तमिलनाडु। समुद्र तल से 4000 से 5000 फीट ऊंचे पठार से संलग्न सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित हैं। 28 क्वेश्चन है आपका। निम्न में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है, सही आंसर ऑप्शन सी है, मांडव पहाड़ियां। तो मांडव पहाड़ियां आपकी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। देखिए बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी तथा सतमाला पहाड़ियां महाराष्ट्र में फैली हैं, जबकि मांडव पहाड़ियां गुजरात राज्य में स्थित हैं। इस तरीके से आपको इन्हें याद रखना है। 29 क्वेश्चन है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये चीज आपको बतानी है। ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर मांडव पहाड़ियां आपको पता है महाराष्ट्र में नहीं है, ये कहां पर है आपकी गुजरात में है, अभी हमने देखा था। जबकि गढ़जात पहाड़ियां ओडिशा में है, नल्ला मलाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में है, सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु में है। इन्हें आपको याद कर लेना है और आपको ध्यान देना है कि कौन सा सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन है आपका। एक तरफ पहाड़ियां दूसरी तरफ क्षेत्र दिए गए हैं, आपको इनका मिलान करना है। कार्डमम पहाड़ियां, कैमूर पहाड़ियां, महादेव पहाड़ियां, मिकिर पहाड़ियां, ये सब कहां पर है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। कार्डमम पहाड़ियां क्या कोरोमंडल तट पर हैं, कैमूर पहाड़ियां क्या कोकण तट पर है, महादेव पहाड़ियां मध्य भारत में है, मिकिर पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत में है। आपको बताना है कौन सा इनमें से सही सुमेलित है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 3 और 4 यहाँ पर सही सुमेलित है। महादेव पहाड़ियां आपकी मध्य भारत में है और मिकिर पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत में है। तो यही दो आपके यहाँ पर सिर्फ सही हैं। देखिए यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं। कार्डमम पहाड़ियां केरल के दक्षिण पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों के बीच में स्थित है, जबकि कोरोमंडल तट भारत की दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है। कैमूर पहाड़ियां मध्य प्रदेश से बिहार तक विस्तृत हैं, जबकि कोकण तट भारत के दक्षिण पश्चिम तट महाराष्ट्र व गोवा रेखा को दिया गया नाम है। महादेव पहाड़ियां मध्य भारत के मध्य प्रदेश में है और मिकिर पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत के असम में है। इन्हें आपको ध्यान रखना है। 31 क्वेश्चन है आपका। महादेव पहाड़ियां भाग हैं, महादेव पहाड़ियां किसका भाग है, तो सही आंसर ऑप्शन ए है, सतपुड़ा। महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार है। इन्हें आपको ध्यान रखना है। 32 क्वेश्चन है आपका। धूपगढ़ चोटी स्थित है, सही आंसर ऑप्शन ए होगा, सतपुड़ा रेंज में। धूपगढ़ चोटी आपकी सतपुड़ा रेंज में स्थित है। देखिए धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है, जो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह पंचमढ़ी में स्थित है। 33 क्वेश्चन है देखिए ये डिलीट क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 क्वेश्चन है आपका। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 1365 मीटर। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। इसके शिखर पर शिखरजी जैन मंदिर स्थित है। यह पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। इसका नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थकर
पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है। 35 क्वेश्चन है आपका। नीचे आपको दो सूचियां दी गई हैं, एक तरफ पहाड़ियां और दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं, तो आपको इनका मिलान करना है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सही आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। और डायरेक्ट हम सही मिलान देखते हैं। देखिए गारो पहाड़ियां आपकी मेघालय में है, मिरी पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश, कोल्लई मलाई ये तमिलनाडु में है और डालमा ये आपकी झारखंड में है। इन्हें आपको डायरेक्टली याद कर लेना है। 36 क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक बृहस्पति पर्वत है, इसका पूर्वी ढाल करम से नीचा होता हुआ पठार है, इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है यानी कि कवर होता है। सही आंसर ऑप्शन डी है। यहाँ पर 1, 2, 3 सभी कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। ठीक है, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समानांतर लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। ये बृहस्पति ब्लॉक पर्वत है जिनका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ी नुमा या क्रम से नीचा होता हुआ पठार है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट सैलो से एवं गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट और नाइस सैलो से निर्मित है। 37 क्वेश्चन है आपका कोडाई कनाल। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन सी है पालनी। कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ियों में अवस्थित है। 38 क्वेश्चन है आपका। निम्न में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा मुकंदरा पहाड़ियां। मुकंदरा पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। देखिए मुकंदरा पहाड़ियां कोटा व झालवाड़ा के बीच अवस्थित है। 39 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा सलहेर। सलहेर आपका पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार भारत की मुख्य भूमि के पूर्वी तट के समानांतर ओडिशा से तमिलनाडु तक है। पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत चोटियों में मलयगिरी, महेंद्रगिरी, गलीकोंडा आंध्र प्रदेश में, सिंकराम गट्टा ओडिशा में, मार्दुगुला कोंडा आंध्र प्रदेश में आते हैं। सलहेर चोटी महाराष्ट्र में स्थित है। यह पश्चिमी घाट पर्वत की चोटी है। इसकी ऊंचाई 1567 मीटर है। 40वां क्वेश्चन है आपके सामने। एक तरफ राज्य और सबसे ऊंची चोटी दूसरी तरफ दी गई है, आपको इनका मिलान करना है। तो फ्रेंड्स सही आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी है। चलिए इन्हें डायरेक्टली देखते हैं। तो यहाँ पर आप इन्हें याद कर सकते हैं। केरल की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी, नागालैंड की सारामती, उत्तराखंड की नंदा देवी, तमिलनाडु की दो बेट्टा है। तो इन्हें आप याद कर लेना। 41 क्वेश्चन है आपके सामने। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? सही आंसर ऑप्शन बी है सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। देखिए मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम निम्नलिखित है सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। 42 क्वेश्चन है आपके सामने। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सही आंसर आपका ऑप्शन ए होगा बड़वानी की पहाड़ियां, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। 43 क्वेश्चन है आपका। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन सी हैं? सही आंसर आपका ऑप्शन सी होगा कार्डमम पहाड़ियां कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। इसके अलावा 44 क्वेश्चन है आपका। निम्न में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा गिरनार। तो गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, इन्हें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका। देखिए फ्रेंड्स, तो आपके दक्षिण भारत की जो चोटियां थी उनमें 44 टोटल क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए थे। अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा पर्वत चोटियां। तो अभी आपकी काफी सारी पर्वत चोटियां बची हुई हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम जरूर देखेंगे। तो आज हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए जो आपकी पर्वत चोटियां बची हुई हैं उन्हें काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए एक मिनट, अभी आपको अच्छे से दिखेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? आपको बताना है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है। क्या ये पाकिस्तान में है, भारत में है, तिब्बत में है या फिर नेपाल में है? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है।
चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए, माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर तथा नेपाल में अवस्थित है। वर्ष 2020 में नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित की है। तो इन पॉइंट्स को आपको यहाँ पर याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं, ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बछेंद्री पाल। तो बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपसे यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? सही आंसर ऑप्शन ए होगा जुंको ताबेई। जुंको ताबेई माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। तो ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, इसे आपको अच्छे से समझना है। जुंको ताबेई एक जापानी पर्वतारोही हैं। इन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतेह कर इतिहास रच दिया तथा ऐसा करने वाली वह प्रथम महिला बन गई थी। ये 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला भी हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी है संतोष यादव। तो आपको यहां पर याद रखना है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समयांतराल पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव हैं। यह देखिए भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला हैं। छठा क्वेश्चन है आपके सामने, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन है? तो अभी ये चीज आपको बताई गई है, इनका नाम है संतोष यादव। तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला संतोष यादव हैं। सातवां क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए K2 गॉडविन ऑस्टिन। तो K2 गॉडविन ऑस्टिन यह भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट गॉडविन ऑस्टिन या K2 है। देखिए यह आपको याद रखना है, K2 जो आपकी पर्वत चोटी है यह आपकी काराकोरम श्रेणी में स्थित है और यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। आठवां क्वेश्चन है आपके सामने, भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा K2। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीट करके पूछे जा रहे हैं और ये क्वेश्चन हर बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए इन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। 9वां क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। सही आंसर है ऑप्शन ए कंचनजंगा। आपको याद रखना है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी की पर्वतों की ऊंचाइयां और देश इस प्रकार हैं। तो माउंट एवरेस्ट आपका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, लेकिन यह आपका नेपाल में है। आप देख सकते हैं भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपका गॉडविन ऑस्टिन K2 है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। देन कंचनजंगा भी आपका भारत और नेपाल की सीमा पर है। देन मकालू पर्वत कहां पर है? ये आपका नेपाल में पड़ता है। इन्हें आपको याद कर लेना है। 10वां क्वेश्चन है आपका, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सही आंसर इसका होगा आपका बी और सी, नेपाल और सिक्किम। इसका मिला जुलाकर आंसर बताया गया था। 11वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से आपको यहाँ पर सही क्रम पहचानना है। सही क्रम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन और कंचनजंगा। 12वां क्वेश्चन है आपके सामने, नंदा देवी चोटी। नंदा देवी चोटी गढ़वाल हिमालय का भाग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। आपको याद रखना है नंदा देवी चोटी किसका भाग है? यह आपका गढ़वाल हिमालय का भाग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए ये आपके 2003 के यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। नंदा देवी भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। यह गढ़वाल हिमालय का भाग है। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। 13वां क्वेश्चन है आपका, नंदा देवी स्थित है। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड में। नंदा देवी शिखर बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 14वां क्वेश्चन है आपके सामने, नंदा देवी शिखर स्थित है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा उत्तराखंड में। 15वां क्वेश्चन है,
गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए है राजस्थान। तो गुरु शिखर पर्वत चोटी आपकी राजस्थान में स्थित है। देखिए, गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। 16वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? सही आंसर है ऑप्शन सी कुंभलगढ़। आपको याद रखना है अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जो विकल्प में नहीं था, इसीलिए विकल्प में दिए गए शिखरों में सर्वोच्च शिखर आपका कुंभलगढ़ होगा। 17वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? सही आंसर ऑप्शन डी है। तो पूर्व से पश्चिम में आपको सही क्रम लगाना है। देखिए, पूर्व से पश्चिम में सही क्रम होगा नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नामचा बरवा आपका चीन में पड़ता है, कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल में पड़ता है, माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है और नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है। तो इस प्रकार से आप इन्हें याद रखेंगे। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए गोसाईथान। तो गोसाईथान यह आपका भारत में अवस्थित नहीं है, जबकि कामेत, नंदा देवी और त्रिशूल पर्वत भारत में अवस्थित हैं। देखिए, नंदा देवी, कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित हैं, जबकि गोसाईथन तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट अवस्थित है। 20वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? सही आंसर ऑप्शन ए और बी होगा, गुरला मंधाता, और आपका बी है नामचा बरवा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, गुरला मंधाता पर्वत शिखर भारत में नहीं बल्कि पश्चिमी तिब्बत में नेपाल की उत्तर पश्चिम सीमा के निकट अवस्थित है। इसी प्रकार नामचा बरवा पर्वत चोटी भी अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट दक्षिण पूर्वी तिब्बत यानी कि चीन में अवस्थित है। इस प्रकार गुरला मंधाता और नामचा बरवा ये दोनों ही पर्वत शिखर भारत में अवस्थित नहीं है। 21वां क्वेश्चन है आपके सामने, गोरलाटा चोटी किस पाट में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन ए है सामरी पाट। तो गोरलाटा चोटी आपकी सामरी पाट में स्थित है। देखिए, गोरलाटा चोटी सामरी पाट के चांदो पहाड़ी रेंज में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। इस पर्वतीय शिखर की ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है। 22वां क्वेश्चन है आपके सामने, दो सूची आपको दी गई हैं, एक तरफ भारत के राज्य हैं और दूसरी तरफ सबसे ऊंची चोटी दी गई है, तो आपको इनका मिलान करना है। देखिए यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। आपको सही मिलान को डायरेक्टली याद कर लेना है। देखिए, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा चोटी, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर चोटी, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है सारामती चोटी और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है आपकी धूपगढ़ चोटी। तो इन्हें आपको जरूर याद कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जो पर्वत चोटियों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे वो यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक है आपका घाटियाँ। तो घाटियों से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन्हें अभी हम देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे घाटियों से पूछा गया था। देखिए, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे है, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए होगा धौलाधार तथा पीर पंजाल। कुल्लू घाटी आपकी धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है। इस चीज को आपको याद रखना है, यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन डी है उत्तराखंड। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, दो सूची दी गई है, एक तरफ घाटी और दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर बात की गई है मरखा घाटी, जुकू घाटी, सांगला घाटी और युथांग घाटी। आपको बतानी है ये कौन से राज्य में है। देखिए, इसका सही आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। चलिए डायरेक्टली इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मरखा घाटी की। तो मरखा घाटी लद्दाख की यह प्रसिद्ध घाटी है। 31 अक्टूबर 2019 से मरखा घाटी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। दूसरी है आपकी जुकू घाटी, भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जफू पर्वत के पीछे स्थित है। तीसरी है सांगला घाटी, किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों और बसपा नदी से घिरी हुई है। नेक्स्ट है आपकी युथांग घाटी, गंगटोक सिक्किम की राजधानी से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आपने यहाँ पर इन चारों घाटियों को देखा कि ये कहाँ पर है। एक बार फिर से देखिए, मरखा घाटी आपकी लद्दाख में है, जुकू घाटी आपकी पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में है, सांगला घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है और युथांग घाटी आपकी सिक्किम में पड़ती है।
फोर्थ क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला कथन है मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्लामलाई श्रेणी में है। दूसरा कथन है साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पथरकडावू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। तीसरा है कुंती नदी मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। तो आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। 2 और 3 कथन ही यहाँ पर आपका सही दिया गया है और यह आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स 2005 में पूछा गया था। चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए, साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन केरल के पलक्कड़ पालाघाट में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, न कि नल्लामलाई पहाड़ियों पर। सबसे पहला पॉइंट तो आपको इसे याद रखना है कि पहला कथन गलत क्यों था, क्योंकि यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, ना कि नल्लामलाई पहाड़ियों पर। केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा मौनघाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर पथरकडावू जल विद्युत परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव है, अतः कथन 2 आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा है कुंती नदी भरतपुझा नदी की उपसहायक नदी है जो मौनघाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्गमित होती है, कथन 3 भी आपका सत्य होगा। पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, यानी कि साइलेंट वैली आपका कहां पर है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, केरल में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। देखिए, यहाँ पर आपका घाटी से रिलेटेड क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है दर्रे, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। तो भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, इनसे किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। तो आपको फास्ट रिवीजन करने के लिए और अच्छे से तैयारी करने के लिए घटना चक्र को काफी अच्छे से पढ़ना है और आज की वीडियो को काफी अच्छे से देखना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, भारत के प्रमुख दर्रों से कौन कौन से प्रश्न हैं जो आए हुए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहला है चांगला जम्मू एवं कश्मीर, दूसरा है रोहतांग हिमाचल प्रदेश, तीसरा है बोमडिला अरुणाचल प्रदेश और आपका चौथा है यहाँ पर सेला उत्तराखंड। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, यह आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। देखिए, बाकी आपके यहाँ पर सही दिए गए हैं तो इन्हें आपको एज इट इज याद कर लेना है। चांगला दर्रा आपका कहाँ पर है, तो ये जम्मू एवं कश्मीर में है। रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है और बोमडिला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो सेला दर्रा है यह भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है, इसीलिए ये आपका वहां पर गलत हो गया था। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, पाल घाट निम्न में से किन के मध्य स्थित है। आपको बताना है कि पाल घाट किन के मध्य में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में पाल घाट आपका स्थित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, भोरघाट हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो यह आपका यहाँ पर गलत दिया गया है और यही आपका सही आंसर होगा। बाकी सब सही दिए गए हैं तो इन्हें आपको याद करना है। देखिए, बोमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश में है, लास्ट क्वेश्चन में भी ये हमने देखा था। अभी आपके सामने एक नया है नाथुला, नाथुला दर्रा यह आपका सिक्किम में है। पालघाट दर्रा यह आपका केरल में है। चलिए देखते हैं। देखिए, भोरघाट आपका कहां पर है, भोरघाट हिमाचल प्रदेश में न होकर महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। इस दर्रे से होकर मुंबई पुणे हाईवे एवं रेल मार्ग गुजरता है। यह कर्जत और खंडाला के बीच स्थित है। फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा दर्रा है जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। सही आंसर ऑप्शन सी है, खैबर दर्रा। तो खैबर दर्रा यह आपका पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। देखिए, दिए गए विकल्पों में थालघाट, भोरघाट एवं पालघाट दर्रे पश्चिमी घाट श्रृंखला में है, जबकि खैबर दर्रा पाकिस्तान में है। यह पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान को जोड़ता है, तो इसे आपको याद रखना है। पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, लिपुलेख। लिपुलेख आपका उत्तर प्रदेश से सुमेलित नहीं है। बाकी सब यहाँ पर सही दिया गया है। सिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है और जोजिला यह आपका कश्मीर में है।
तो आपको याद रखना है कि जोजिला दर्रा आपका कश्मीर में पड़ता है, तो इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका लिपुलेख दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है, न कि उत्तर प्रदेश राज्य में। इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो आपको इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपसे यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया था। यहाँ पर सभी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो काफी अच्छे से यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनका रिवीजन भी आपका हो जाता है। देखिए, एक तरफ पर्वत दर्रा दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, नाथुला मेघालय में नहीं है। बाकी सब यहाँ पर सही दिए गए हैं। सिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश में है, बोमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश में है और जोजिला आपका जम्मू एवं कश्मीर में है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में स्थित है और प्रश्नगत में जोजिला जम्मू और कश्मीर में स्थित था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है आपके सामने, नाथुला किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, सिक्किम में। आठवां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। तो ये नाथुला आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, इसीलिए ये आपका सही सुमेलित नहीं है। जबकि लिपुलेख दर्रा आपका उत्तराखंड में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, पालघाट दर्रा केरल में है। तो इन्हें आप याद रखेंगे। नौवां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। सही आंसर ऑप्शन ए है, जोजिला। जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जबकि सिपकिला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। 10वां क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया। सही आंसर ऑप्शन सी है, नाथुला दर्रा। नाथुला भारत एवं चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान बंद किए गए नाथुला को भारत चीन के मध्य व्यापार के उद्देश्य से 6 जुलाई 2006 को पुनः खोला गया था। 11वां क्वेश्चन है आपके सामने, दो सूची आपको दी गई है, इन्हें आपको मिलाना है। तो बनिहाल दर्रा है, नाथुला दर्रा, नीति और सिपकिला, ये दर्रे आप बार बार पढ़ रहे हैं तो अभी आप इनको मिला सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बनिहाल दर्रा आपका मिलेगा जम्मू एवं कश्मीर से, नाथुला दर्रा आपका सिक्किम से मिलेगा और नीति दर्रा आपका मिलेगा उत्तराखंड से और सिपकिला दर्रा आपका मिलेगा हिमाचल प्रदेश से। तो इन्हें आपको अच्छे से याद करना है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। 12वां क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको दो सूची दी गई हैं, पर्वतीय दर्रे और राज्यों का मिलान करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे हम एज इट इज देखते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से याद कर ले। देखिए यहाँ पर इनका सही मिलान दिया गया है। बुमला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है, जैलेपला यह आपका सिक्किम में है, मुलिंगला यह उत्तराखंड में है और सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। 13वां क्वेश्चन है आपके सामने, एक तरफ पर्वतीय दर्रे और राज्य दिए गए हैं। तो बार बार ऐसे क्वेश्चन आपसे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट करके पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना जरूरी होता है। देखिए तो आपके सामने माना दर्रा है, नाथुला, जोजिला, सिपकिला, ये बार बार आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। चलिए देखते हैं। माना दर्रा आपका उत्तराखंड में है, नाथुला सिक्किम में है, जोजिला जम्मू और कश्मीर में है, सिपकिला यह आपका हिमाचल प्रदेश में है। 14वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, यह यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। जबकि जैलेपला दर्रा सिक्किम में है, माना और नीति दर्रा उत्तराखंड में है, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है। सही आंसर ऑप्शन बी है, लिपुलेख। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी किया जाता है। 16वां क्वेश्चन है आपके सामने, लिपुलेख दर्रा स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तरांचल। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ध्यातव्य है कि 1 जनवरी 2007 से पहले उत्तराखंड राज्य उत्तरांचल नाम से जाना जाता था। 17वां
क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। जबकि लिपुलेख आपका उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, पालघाट केरल में है। अभी तक आपको ये काफी अच्छे से याद हो गए होंगे क्योंकि काफी बार ये आपके सामने आ चुके हैं, तो काफी बार आपने इन्हें सुन लिया है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं नाथुला आपका कहाँ पर है, तो यह आपका सिक्किम राज्य में है। पालघाट आप याद रखेंगे, यह आपका केरल में पड़ता है। लिपुलेख आपको याद रखना है, उत्तराखंड में है। रोहतांग कहाँ पर है, तो यह आपका हिमाचल प्रदेश में है। देखिए आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि रोहतांग दर्रा अवस्थित है, तो यह आपका कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स 19वां क्वेश्चन है आपके सामने, माना दर्रा स्थित है, तो माना दर्रा कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, आपको काफी अच्छे से पता है। और एक चीज आप देख सकते हैं कि माना दर्रा उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। 20वां क्वेश्चन है आपके सामने, किंगरी विंगरी नीति माना क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दर्रे। तो ये सब क्या है, ये सब दर्रों के नाम है, आप सभी को पता है। नीति क्या है, एक दर्रा है। देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किंगरी विंगरी नीति माना, यह सब आपके दर्रे यानी कि पासेज हैं। नीति दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ने वाला हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। माना दर्रा हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, जिसे चिरबितिया या डुंगरीला भी कहा जाता है। इसी दर्रे में देवताल झील है, जहां से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है। 21वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व में क्रम पहचानिए। तो आपको इनको पश्चिम से पूर्व में लगाना है। सही आंसर है ऑप्शन सी। सबसे पहले आएगा आपका 1 यानी कि सिपकीला दर्रा, देन आपका दूसरे नंबर पर लिपुलेख और तीसरे नंबर पर आपका नाथुला, चौथे नंबर पर आपका बोमडिला। यह इनका पश्चिम से पूर्व में सही क्रम होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिपकीला, लिपुलेख, नाथुला और बोमडिला। आपको 22वां क्वेश्चन है आपके सामने, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ई होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिए गए विकल्पों में नाथुला दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। नाथुला दर्रा की ऊंचाई 14,450 फीट है। जोजिला दर्रे की ऊंचाई 11,578 फीट है। रोहतांग दर्रे की ऊंचाई 13,044 फीट और खैबर दर्रे की ऊंचाई 3,510 फीट है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगजी दीवान है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो नाथुला है, लेकिन अगर वैसे बात करते हैं तो भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगजी दीवान है, जो कि आपका 5,890 मीटर है। देखिए चूंकि विकल्प में उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका विकल्प ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके दर्रों से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, दर्रों का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। काफी अच्छे से हमने इस टॉपिक को देखा और देखा कि कितने सारे प्रश्न हैं जो आपसे बार बार यहाँ से पूछे जा रहे हैं। आपका दूसरा टॉपिक है हिमरेखा एवं हिमनद। हिमरेखा और हिमनद से किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, चलिए देखते हैं। तो इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हिम की निचली सीमा को हिम रेखा कहते हैं। अक्षांशों, उच्चावच, वर्षण की मात्रा, ढाल और स्थानीय स्थलाकृति में भिन्नताओं के कारण हिमालय के अलग अलग हिस्सों में हिमरेखा अलग अलग है। तो ये इसके एक नोट्स यहाँ पर दिए गए होते हैं, आप चाहें तो इन्हें भी रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन अभी की वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन कर रहे हैं, इसीलिए हम इस पर बहुत ज्यादा टाइम अभी नहीं दे सकते। अगर आप कहेंगे तो इनकी अलग से वीडियो बना दी जाएंगी, इसके शॉर्ट नोट्स पर अलग से आपको समझा दिया जाएगा। लेकिन आपको उसके लिए कमेंट करना होगा, हमें उस चीज के लिए आपको बताना होगा कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं या फिर नहीं। देखिए चलिए प्रश्न डिस्कस करते हैं। तो ये आपका एक नया टॉपिक है। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। तो हिमालय में हिम रेखा किसके बीच होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, 4300 से 6000 मीटर पूर्व में हिम रेखा आपकी होती है। देखिए हिमालय में औसत हिम रेखा की ऊंचाइयां उत्तरी भाग पर 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा 5800 मीटर से तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो सियाचिन हिमनद आपका
नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। देखिए, सियाचिन ग्लेशियर यानी कि हिमनद ऑक्साई चीन के पश्चिम, गिलगिट के पूर्व, लेह के उत्तर तथा नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सही आंसर है ऑप्शन ए सियाचिन। तो सियाचिन सबसे बड़ा हिमनद है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ा हिमनद निम्न में से कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर आपका गंगोत्री हो जाएगा, क्योंकि गंगोत्री ही यहाँ पर दिया गया है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर सियाचिन दिया गया है, इसीलिए आपका सियाचिन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है आपके सामने, चोराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। सही आंसर ऑप्शन सी है, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। तो आपका चोराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। देखिए, चोराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। सातवां क्वेश्चन है आपके सामने, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सबसे अधिक है। तो हिमालय के हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं, उसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर आपने देखा कि सबसे ज्यादा हिमालय के हिमनद पिघल रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सर्वाधिक है। गंगा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप इसका विस्तार कम होकर पिछले 50 वर्षों की तुलना में लगभग आधा हो गया है। आठवां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? सही आंसर ऑप्शन सी है, मिलोम। मिलोम आपका उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ हिमनद दिए गए हैं, दूसरी तरफ नदी दी गई है। बंदरपुंछ, बारासिगरी, मिलाम, सियाचिन और जेमू, और दूसरी तरफ नदी दी गई है। तो आपको बताना है कि कौन सा युग्म यहाँ पर सही सुमेलित है। देखिए, क्या बंदरपुंछ हिमनद यमुना नदी पर है? तो ये चीज आपको बतानी है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1, 2 और 4 ही यहाँ पर बस आपका सही दिया गया है। देखिए, पहला, दूसरा और चौथा। बंदरपुंछ यमुना नदी से इसका मिलान होगा, बाराशिगरी चेनाब नदी, सियाचिन नुब्रा नदी। तो आपके यहाँ पर यही युग्म सही दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका सही सुमेलन इस प्रकार है। देखिए, बंदरपुंछ नदी हिमनद जो है आपका ये यमुना नदी से मिलेगा। बाराशिगरी चेनाब नदी, मिलाम हिमनद, गौरी गंगा, सियाचिन, नुब्रा, जेमू, तिस्ता, इन्हें आपको एज इट इज याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो एक नया टॉपिक अभी स्टार्ट हुआ था, हिमनद से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। हमने इसके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक है पठार। तो पठार से रिलेटेड जितना भी प्रीवियस ईयर में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज आपकी ज्योग्राफी के घटना चक्र की ये 6ठी क्लास थी। अभी आपकी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो 7वीं होगी। आपको इन्हें अच्छे से देखते रहना है। बाद में हम इन सब की क्लास मिलाकर एक बड़ी क्लास बना देंगे, तो आप एक ही वीडियो में सभी को अच्छे से देख पाएंगे। आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।